हेलो दोस्तों, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। तो सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चटपटापन किस निम्न से किस परिघटना का कारण है? तो अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का निचला भाग क्षितिज के निकट होते हैं और ऊपरी भाग दूर होते हैं, क्योंकि सूर्य का निचला भाग ऊपर उठे हुए निचले भाग के कारण अंडाकार दिखाई देता है। सूर्य को चपटा दिखाई देना आभासी चटपटापन कहलाता है। अपवर्तन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने वाली तरंग की दिशा में परिवर्तन, इसकी गति में परिवर्तन के कारण होता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो प्रकाश जल की अनुपात में से वायु में तेजी से यात्रा करते। जल और वायु के अंतरापृष्ठ पर एक गिलास पानी में डुबोने पर एक पुआल मुड़ा दिखाई देता है। तारों का टिमटिमाना भी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, क्योंकि प्रकाश अशांत वातावरण की एक अलग पथ से यात्रा करता है। परावर्तन क्या होता है? किसी भी चमकदार सतह से प्रकाश का वापस उछलना परावर्तन कहलाता है। विवर्तन बाधाओं के आसपास तरंगों का प्रसार विवर्तन कहलाता है। हम ध्वनि तरंगे या विद्युतीय चुंबकीय विकिरण में विवर्तन का अध्ययन कर सकते हैं। इस घटना के कारण प्रकाश द्वारा व्यतिकरण उत्पन्न होता है। ध्रुवण विद्युत चुंबकीय विकिरणों की एक विशेषता है जिसे कंपन के विद्युत क्षेत्र की उस दिशा और परिणाम के बीच के निर्देशित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ ध्रुवीय बलों में शामिल हुआ था? वो था बुल्गारिया। युद्ध की शुरुआत ध्रुवीय शक्तियों में जर्मन साम्राज्य और ऑटो हंगेरियन साम्राज्य शामिल थे। तुर्क साम्राज्य बाद में 1914 में शामिल हुआ। उसके बाद 1915 में बुल्गारिया राज्य आया। अक्टूबर 1915 में बुल्गारिया ध्रुवीय शक्तियों में शामिल हो गया। प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध में, जिसे महायुद्ध या वैश्विक युद्ध के रूप में जाना जाता है, यूरोप में हुआ। एक घातक वैश्विक संघर्ष था जो 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला। यह इतिहास के सबसे बड़े युद्ध में से एक है। मूल प्रभाव था बाजार में किसी उत्पाद या सेवा के लिए उपभोक्ता की मांग पर मूल्य में बदलाव का प्रभाव। 1914 के बाद 6 वर्षों में औद्योगिक कीमतें में लगभग दुगुनी हो गई और कीमतें में तेजी भारतीय उद्योग को लाभ हुआ। अगर बात करें तो सर्बिया की यात्रा के दौरान आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड और उनकी पत्नी की हत्या, वह चिंगारी है जिसे प्रथम विश्व युद्ध के संघर्ष को प्रज्वलित किया। यूरोपीय शक्तियों को दो समूहों में विभाजित हो गई, सहयोगी शक्तियां और ध्रुवीय शक्तियां। सहयोगी शक्तियां में फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, रूस और जापान थे। ध्रुवीय शक्तियां में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया और तुर्क साम्राज्य थे। प्रथम विश्व युद्ध ध्रुवीय शक्तियों की हार के साथ समाप्त हुआ। वर्साई की संधियों में सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त कर दिया। जर्मनी और सहयोगी शक्तियों के बीच युद्ध की स्थिति के साथ संधि समाप्त हो गए। टिहरी बांध की नदियों पर स्थित है, भागीरथी और बिलगना। टिहरी बांध भागीरथी और बिलगना नदियों पर स्थित है। टिहरी बांध विश्व का चौथा सबसे ऊंचा बांध है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है। यह उत्तराखंड के टिहरी जिले में स्थित है। प्रमुख धारा भागीरथी की शुरुआत गढ़वाल हिमालय से होती है। नदी गोमुख से उत्तराखंड राज्य के मध्य में उत्तरकाशी और टिहरी जिलों से होकर देवप्रयाग पहुंचते। विलगाना के बाद विलगाना नदी गढ़वाल क्षेत्र में है, 80 किलोमीटर दूर। यहाँ पर चलता है प्रयाग, जैसे पंच प्रयाग, विष्णु प्रयाग, अलकनंदा और धौली गंगा मिलकर विष्णु प्रयाग। अलकनंदा और नंदाकनी मिलकर नंद प्रयाग। कर्ण प्रयाग होता है अलकनंदा और पिंडारी। रुद्रप्रयाग में कहते हैं अलकनंदा पर मंदाकिनी। देव प्रयाग में होते हैं अलकनंदा पर भागीरथी। ठीक है। यमुनोत्री यमुना, गंगोत्री भागीरथी देवप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ। ठीक है। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता घटती है। अर्धचालक की प्रतिरोधकता उनके ऋणात्मक तापमान गुणांक के कारण तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यदि हम तापमान बढ़ाते हैं तो प्रतिरोधकता कम हो जाती है, और इसके विपरीत प्रतिरोधकता की क्या है? यदि एक सामग्री का गुण है जो मापक को या विद्युत धारा के कितने दृढ़ता से प्रतिरोध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कौन सा 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के पश्चात मैसूर का राजा किससे बनाया गया था? कृष्णराज तृतीय। टीपू सुल्तान क्षेत्र जो अंग्रेज द्वारा अधिकृत किया गया था गुट्टी और गुरमान कोंडा, जिसे निजाम को सौंप दिए गए थे। क्वार्टजाइट का रासायनिक नाम क्या है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्वार्टजाइट का रासायनिक नाम सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। सिलिका जिसे सामान्यतः क्वार्टजाइट के रूप में जाना जाता है। सिलिकॉन का डाइऑक्साइड SiO2 के रूप में है। क्वार्टजाइट भूप्रपट में दूसरा सबसे सामान्य खनिज है। यह अलग अलग रूप में पाया जाता है। इन्हीं में एक है सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट का रासायनिक सूत्र Na2SiO3 है। प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित होती है? चौथी। 540।
जालियांवाला बाग की घटना किस वर्ष घटी थी? 1919 में। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था 1971 में। निम्नलिखित में किसने चांदी नहीं है? तो जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर को निकेल सिल्वर के नाम से जाना जाता है। यह अक्सर निकेल और जस्ता के साथ एक तांबा मिश्र धातु होती है। जर्मन सिल्वर की समान संरचना में 60% तांबा, 20% निकेल और 20% जस्ता होता है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर धातु नहीं होती है, हालांकि यह रजत श्वेत रंग का होता है। हॉर्न सिल्वर। हॉर्न सिल्वर का सूत्र AgCl होता है। यह चांदी का अयस्क है। इसे सेरागाराइट के नाम से भी जाना जाता है। यह एक घुसर बहुत भारी हैलाइड है जो सिल्वर क्लोराइड से बना खनिज होता है। रूबी सिल्वर। रूबी सिल्वर का रासायनिक सूत्र Ag2S Sb2S3 होता है। पायरागाइट के नाम से भी जाना जाता है रूबी सिल्वर को। यह एक सिल्वर एंटीमनी सल्फाइड सल्फोनेट खनिज है जिसे सिल्वर होती है। लूनर कास्टिक। इसे सिल्वर नाइट्रेट के नाम से जाना जाता है। लूनर कास्टिक सिल्वर का सबसे सस्ता लवण है। यह अपने एंटीसेप्टिक गुणों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? एमाइलेज। पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जटिल अणुओं का सरल अणुओं में विघटन होता है। यह पाचक एंजाइम की सहायता से होता है। यह जठर, अग्नाशयी और आंतों की ग्रंथियां द्वारा स्थापित होता है। एंजाइम प्रोटीन युक्त होते हैं। एंजाइम जैव अणुओं को घुलनशील अवशोषित रूप में विघटित करते हैं। स्टार्च का पाचन एमाइलेज एंजाइम से जुड़ा होता है। एमाइलेज लाल ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है और स्टार्च को ग्लूकोज की इकाइयों में विघटित करता है। स्टार्च का पाचन मुंह में प्रारंभ होता है, लेकिन चूंकि भोजन मुंह में थोड़ी देर के लिए रहता है तो स्टार्च का पूरा पाचन आंत में एमाइलेज द्वारा होता है। एमाइलेज को टैलिन के नाम से भी जाना जाता है। पेप्सिन की बात करें तो यह प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। यह जठर ग्रंथियों से स्थापित होता है। यह निष्क्रिय रूप से पेप्सिनोजेन में स्थापित होता है। आमाशय के अम्लीय पीएच की उपस्थिति में सक्रिय होता है। यह प्रोटीन को अम्ल तथा पेप्टोन में विघटित करता है। लाइपेज। यह वसा के पाचन में सहायक होता है। यह अग्नाशयी ग्रंथियों से स्रावित होता है। यह पित्त रस की उपस्थिति में कार्य करता है। यह आमाशय के क्षारीय पीएच की उपस्थिति में सक्रिय होता है। यह वसा को डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड में विघटित करता है। इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन है। यह अग्नाशय से स्रावित होता है। यह अग्नाशय की बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है। यह रक्त शर्करा के स्तर को बनाए रखने में सहायता करता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन पर कार्य करता है, अग्नाशय ग्रंथि द्वारा जारी होता है। न्यूक्लिएज न्यूक्लियोटाइड पर कार्य करता है, अग्नाशय ग्रंथि द्वारा जारी होता है। डाइपेप्टाइज पेप्टोन पर कार्य करता है, आंतरिक ग्रंथि। लैक्टेज लैक्टोज शर्करा पर कार्य करता है, आंतरिक ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की अर्धबामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है? वो है विद्या। विद्या हमारे देश में गेहूं की एक अर्ध बोनी उच्च उपज देने वाली किस्म है। 1963 में सोनालिका और कल्याणी सोना गेहूं की उच्च उपज देने वाली अर्ध बोनी किस्म थी, जिन्हें भारत में चुना और पेश किया गया था। 1960 के दशक में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। जया और रत्ना हरित क्रांति के दौरान भारत में विकसित चावल की अर्धबोनी संकर किस्म है। इन संकर किस्म को चावल का उत्पादन 35 मिलियन टन से बढ़कर 89.5 मिलियन टन हो गया। लेखा तरबूज की किस्म है और चंपा चावल की किस्म है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1955 को प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। रेल कोच फैक्ट्री का कपूरथला 1986 में स्थापित किया गया। मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में 2007 में। निम्नलिखित में से कौन सी प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य नहीं किया है? वो है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर 8वें प्रधानमंत्री जो अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं बने। बाद के 8वें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने केवल 7 माह से थोड़ा अधिक समय का प्रधानमंत्री पद कार्य किया। वो उत्तर प्रदेश के एक किसान के पुत्र थे जिनका जन्म 1 जुलाई 1927 को हुआ था। चंद्रशेखर के बारे में, उनका जन्म पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के इब्राहिमपट्टी गांव में हुआ था। उनके पिता सदानंद सिंह एक किसान थे। उनकी माता श्रीमती द्रौपदी देवी मैत्री के बाद उन्होंने सतीश चंद्र डिग्री कॉलेज बलिया में अपने शैक्षणिक प्रयास के आगे बढ़ाया और 1949 में BA पास किया। अपनी पढ़ाई के दौरान उन्होंने 10 जून 1944 को द्विजा देवी से शादी के बाद उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और 1951 में राजनीति विज्ञान में मास्टर डिग्री पूरी की। क्लोरोजेलिनॉल तथा रेटिनॉल मिश्रण होता है रोगाणुरोधक। एंटीसेप्टिक यह एक रोगाणुरोधी पदार्थ है जिसे संक्रमण की संभावना को कम करता है। ज्वरनाशक बुखार में शरीर के तापमान को कम करने का कारण ज्वरनाशक। प्रतिजैविक जीवाणु संक्रमण के उपचार या रोकथाम के लिए प्रतिजैविक। दर्द निवारक दर्दनाशक।
निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु बैक्टीरिया दूध को दही में परिवर्तित लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। दही दूध से किण्वन प्रक्रिया के माध्यम से बनाया जाता है। दही में लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस लैक्टोकोकस लैक्टिस लैक्टोकोकस लैक्टिस क्रोमोरेसिस अन्य सहित बैक्टीरिया की एक विस्तृत श्रृंखला मौजूद होती है। केसीन एक प्रकार का गोलाकार प्रोटीन दूध में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया और केसीन के एक रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजरते हैं जिसके परिणाम स्वरूप दही बनता है। लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड का उत्पादन करके दूध को पीएच को कम करके दूध को दही में बदल देता है। ये बैक्टीरिया लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदल देता है जो दही को खट्टा देता है। दूध से दही बनना एक धीमी प्रक्रिया है। दही बनाने वाले बैक्टीरिया दूध को दही में बदलने में 5 से 6 घंटे का समय लेता है। यह परिवर्तन अस्थायी और अपरिवर्तनशील है क्योंकि इस दही को वापस दूध में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। निम्नलिखित में कौन सा आनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पदार्थ है, तो वो है गोल्डन राइस। आनुवांशिक रूपांतरण एक ऐसी तकनीक है जिसमें जीव में डीएनए को प्रवेशित कर पौधे को रूपांतरित किया जाता है। इस तकनीक के द्वारा जिन पौधों को रूपांतरित किया जाए उन्हें आनुवांशिक रूप से रूपांतरित पौधे कहा जाता है। आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल सुनहरा धान है। सुनहरा धान विटामिन ए से भरपूर होता है और इनमें पौष्टिकता होती है। बीटा कैरोटीन जैव संश्लेषण जीन द्वारा डाला जाता है। हरित गेहूँ यह घास है, यह हल्के भूरे रंग की होती है, यह मुख्य भोजन है। यह एक जीएम आनुवांशिक रूप से रूपांतरित पादप। पीली सरसों यह एक पौधा है, इसके बीज पीले से भूरे रंग के होते हैं। इसका उपयोग स्वाद बढ़ाने वाले कारक के रूप में किया जाता है। यह एक जीएम आनुवांशिक रूप से रूपांतरित पादप है। चेरी टमाटर यह एक फल है और अंडाकार और लहराता है। सोयाबीन शाकनाशी से मक्का वैक्सीन के रूप में प्रयोग करें। पपीता विषाणुरोधी प्रतिरोधी, कपास कीट प्रतिरोधी। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, मंदक के रूप में। ग्रेफाइट का उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्र में न्यूट्रॉन में मंदक और परावर्तक के रूप में किया जाता है। ग्रेफाइट ब्लॉक के निम्न तरह के परमाणु अभिक्रियाओं को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। ग्रेफाइट यह क्रिस्टलीय कार्बन का प्राकृतिक रूप से पाया जाना एक रूप है। यह कांतित और अग्नि चट्टान में पाया जाता है। मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई सीएसटी। 5 मंडल मुंबई, नागपुर, भूसाली, पुणे, सोलापुर। आयरन की कमी से एनीमिया होता है। एनीमिया रोग होता है आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया। बेरी रोग विटामिन B1 जिसे थायमिन की कमी कहा होता है, इसके जैव रासायनिक कार्य है कार्बोहाइड्रेट हृदय का समुच्चय शक्कर भी। ये विटामिन C की कमी से होता है। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य नहीं गुजरता है, वह भारत। भूमध्य रेखा भारत से नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा 13 देशों से 3 महाद्वीप और 3 जल निकायों से होकर गुजरते हैं। दक्षिण अमेरिका इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। अफ्रीका में है गेबोन, कांगो गोलनाती गणराज्य, युगांडा, केन्या, साटो, टीमर। इस जल निकाय शामिल है अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर। यह 3 महाद्वीप से होकर गुजरते हैं। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। कर्क रेखा पृथ्वी पर भूमध्य रेखा 37 डिग्री उत्तर में अक्षांश के समांतर है जिसे कर्क रेखा के रूप में जाना जाता है। सूर्य उत्तरी ग्रीष्म ऋतु संक्रांति पर है। गुजरात कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। गुजरात में जसदान, राजस्थान कालिंजर, मध्य प्रदेश शाहजहाँपुर, छत्तीसगढ़ सोनहर, झारखंड के लोहरदंगा, पश्चिम बंगाल में कृष्णानगर, त्रिपुरा में उदयपुर, मिजोरम में चंपाई। मकर रेखा सबसे बड़ा दक्षिणी अक्षांश जहाँ दोपहर के समय सूर्य को सीधी ऊपर की ओर देखा जा सकता है। भूमध्य रेखा से दक्षिण में 23.5 डिग्री। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है, सतलुज नदी पर। भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर स्थित है। इस बांध पर गोविंद सागर जलाशय बनाया गया है। टिहरी बांध के बाद भाखड़ा नंगल बांध अपनी अनुमानित से लंबा है। सरदार सरोवर बांध गुजरात, नर्मदा, नागार्जुन, तेलंगाना, कृष्णा, हीराकुंड बांध उड़ीसा महानदी। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है। जोग जलप्रपात पश्चिम कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। महानदी इसकी उत्पत्ति छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य से हुई है। यह केंद्रपाड़ा जिले में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा यह अमरकंटक पठार से निकलते हैं। दक्षिण में सतपुरा और उत्तर में विंध्य के बीच एक भ्रंश घाटी में बहती है। ताप्ती मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है। जहां नारा द्वारा लिखित शेख मुइजुद्दीन चिश्ती की जीवनी कौन सी है, मुनीस अल अखा। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया था, फरवरी 1922 में। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन बंद कर दिया। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। निम्न में कौन सा है, सा अम्ल निराकरण का, तो HF हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य है, 24वें संशोधन मौलिक अधिकार से संविधान पर
42वें संविधान अधिनियम को अक्सर लघु संविधान के रूप में संदर्भित किया जाता है क्योंकि यह भारतीय संविधान के मौलिक ढांचे को बदलने का इरादा रखता है। इसमें केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए फैसले को उलटने का प्रयास किया। लोकसभा का 5 साल का कार्यकाल बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। इस खंड ने अदालत की समीक्षा करने की क्षमता को प्रतिबंधित कर दिया। प्रस्तावना संविधान की 7वीं अनुसूची और इसके 53 अनुच्छेद को 42वें संविधान अधिनियम में परिणाम स्वरूप बदल दिया गया। 44वां 1978 के 44वें संशोधन द्वारा आवश्यक अधिकारों की सूची से संपत्ति रखने की क्षमता को हटा दिया। संविधान में एक नया खंड अनुच्छेद 300A सम्मिलित करने के लिए संशोधन किया था, जिसे कहा गया था कि कानून के अधिकार के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से नहीं छीना जाएगा। 48वां अनुच्छेद 356 का संशोधन है। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ था? अमरकंटक। दामोदर छोटा नागपुर पठार। दामोदर नदी का स्रोत छोटा नागपुर पठार झारखंड में पलामू पहाड़ियाँ हैं और इसका उद्गम हुगली नदी रूपनारायण नदी है। इसे शोक की नदी नाम से जाना जाता है। शोक की नदी। चंबल नदी मध्य प्रदेश में इंदौर के पास जानपाव निकलती है। यह विंध्य श्रेणी के दक्षिण ढलान से आती है। यह राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। चंबल जानापाव हिल्स मध्य प्रदेश का मलबा क्षेत्र चंबल और उसकी सहायक नदियां द्वारा सिंचित किया जाता है। दाएं किनारे की पार्वती, काली सिंध और शिप्रा सहायक नदी है। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज बाएं किनारे की सहायक नदियां है। गुरला मंदता पूगा घाटी लद्दाख में है। पूगा घाटी लद्दाख के दक्षिण पूर्व में चोंगथांग घाटी में स्थित है। यह खारे जल की झील घाटी है। लोगों का वहां के जाने का एक और कारण पूगा गल्फ सल्फ स्प्रिंग है। कौन सा जनपद 6ठी से 4ठी शताब्दी में मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद वो है? मगध। 6ठी और 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरा। मगध के सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनने के पीछे मुख्य कारण था गंगा और उसकी सहायक नदियों की उपस्थिति का। इस क्षेत्र में कृषि विशेष रूप से उत्पादक थी। इस क्षेत्र के सघन वनों में हाथी जैसे जानवर रहते थे जो सेना का एक महत्वपूर्ण घटक थे और मकान और रथ आदि बनाने के लिए लकड़ी उपलब्ध थी। इस क्षेत्र की लौह अयस्क खदानें हथियार बनाने में सहायता की। यह क्षेत्र पहाड़ियों से घिरा हुआ था। मगध इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। हालांकि राजगिरी कई वर्षों तक मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। राज हर्यक वंश के राजा बिंबिसार के शासन में फला फूला। कौशल इसकी राजधानी अयोध्या श्रावस्ती थी। यह क्षेत्र उत्तर में हिमालय और क्रमशः दक्षिण और पूर्व में गंगा की गंडक नदी जैसे घिरा है। काशी 6ठी 27 पूर्व पहले यह सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। काशी पर कौशल द्वारा आधिपत्य कर लिया गया और वरुणा और अस्सी जैसी नदियां बहती थी। पंचाल इसकी राजधानी छत्र और काम्पल थी। कन्नौज शहर पंचाल साम्राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में अमला का अधिकारी होता था जमींदार। अमला जमींदार का लगान वसूल करने वाला अधिकारी होता था। लगान वसूली के समय जमींदार का एक अधिकारी जिसे आमतौर पर अमला कहा जाता था गांव में वसूल करता था। दीवान ईस्ट इंडिया कंपनी ने 12 अगस्त 1765 को बंगाल की दीवान बनी। दीवान के रूप में कंपनी अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र को मुख्य वित्तीय प्रशासक बनाई। कंपनी को भूमि का प्रशासन करने और अपने राजस्व संसाधन को व्यवस्थित करने की आवश्यकता थी। जोतदार अमीर किसान थे। हौलदार के नाम से भी जाना जाता था। स्थानीय व्यापार के साथ साथ साहूकार को भी नियंत्रित किया था। हलदार कहलाते थे। कोतवाल को कोतवाल भी कहा जाता है। गुजरात की कोली जाति द्वारा उपयोग की जाने वाली एक उपाधि थी। वो एक कोटा एक किले के रहते थे। मुर्रा भैंस की नस्ल है। मुर्रा भैंस की एक नस्ल है। मुर्रा नस्ल की भैंस को दूध उत्पादन में उद्देश्य से पाला जाता है। भैंस की कुछ मतलब मुर्रा, नीली रवि, सुरती, महसाना, जाफराबादी और भावदरी। हरियाणा के रोहतक, जिंद, हिसार, भिवानी में पाई जाती है। 1946 में भारत आय कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। निम्नलिखित में कौन सा अकबर के काल में भूमि वर्गीकरण नहीं है? वह जरीबा अकबर के अधीन भूमि का वर्गीकरण नहीं है। अकबर के अधीन सभी कृषि योग्य भूमि को 4 भागों में बांटा है: पोलाज, परोती, चच्चर और बंजर। अकबर ने राजा टोडरमल की सहायता से भू राजस्व प्रशासन कुछ प्रयोग किए। अकबर की भू राजस्व प्रणाली की जब्ती या बंदोबस्त प्रणाली कहा जाता है। राजा टोडरमल ने उसने अपने सुधार किया। दहसाला प्रणाली के नाम से जाना जाता है। 1580 में बरकरार हुआ था। टोडरमल ने भूमि मापन की एक समान प्रणाली की शुरुआत की। राजस्व पिछले 10 वर्षों के आधार पर निर्धारित भूमि की औसत उपज पर किया गया। पोलज वह भूमि जिस पर प्रत्येक फसल के लिए लगातार खेती की जाती थी और इसे कभी भी खाली नहीं रहने दिया जाता है। परोती वह भूमि है जो कुछ समय के लिए बिना खेती के लिए छोड़ दिया जाता था। परती भूमि। बंजर भूमि 5 वर्ष से उससे अधिक समय पर बिना खेती की भूमि है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। जैन परंपरा में 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ है। वाराणसी के राजा अश्विनी उनके पिता थे और माता बामा थी। तीर्थंकर बनने के पहले पार्श्वनाथ को 9 पूर्व जन्मों का गुजरना पड़ा। उनकी मूर्ति के दर्शन का एकमात्र लक्ष्य खुशी को बढ़ाना था। नाग, चैत्र वृक्ष, भव, यक्ष, मतंग, याक्षिंग, कृष्णानी आदि पार्श्वनाथ के कुछ प्रतीक है। ऋषभदेव भगवान ऋषभदेव जिन्हें भगवान आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, पहले जैन तीर्थंकर थे। वह सभ्यता से बहुत पहले के थे। परिणाम स्वरूप उन्हें आदिनाथ मूल स्वामी के रूप में भी जाने लगा। ऋषभदेव का जन्म अयोध्या में इक्ष्वाकुक वंश के राजा नाभिराज और रानी मरु देवी के यहाँ हुआ था। भरत उसके सबसे बड़े पुत्र चक्रवर्ती राजा या ज्ञात दुनिया के विजेता थे।
नेमिनाथ, भगवान नेमिनाथ जैन धर्म के वर्तमान में 22वें तीर्थंकर या फोर्ड निर्माता थे। उनका दूसरा नाम अरिष्टनेमी है। ऋग्वेदिक संहिता उनका उल्लेख भगवान ऋषभदेव के साथ किया गया है। नेमिनाथ का जन्म सोरीपुर में राजा समुद्र विजय और हरिवंश वंश की रानी शिवा देवी के यहाँ हुआ था। महावीर स्वामी, भगवान महावीर स्वामी 24वें और अंतिम जैन तीर्थंकर थे। उनके वर्तमान महावीर का जन्म हुआ बाद में भगवान महावीर के नाम से जाने लगा। वर्धमान में आध्यात्मिक जागृति तलाश में 30 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग दिया और अगले 12.5 वर्ष तक उन्हें गंभीर ध्यान तपस्या में लगा दी। सड़क सीमा संगठन बीआरओ की स्थापना 1960 में हुई थी। सीमा सड़क बीआरओ 7 मई 1960 को हुई थी, जिसका अध्यक्ष भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। सीमा सड़क के माध्यम से एक लेफ्टिनेंट जनरल बीआरओ के प्रहरी होते हैं। भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों की सेवा करने वाली सड़कों का रखरखाव सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा प्रायोजित होता है। अंकलेश्वर कहाँ है? गुजरात में। द्वारका मंदिर हिंदू तीर्थ धौलावीर विरासत, सूर्य मंदिर चालुक्य वंश चमत्कार, सोमनाथ मंदिर प्रमुख ज्योतिर्लिंग, रानी की बाग वैशाल बाबरी, दीप का किला पुर्तगाली 7वां अजूबा। अवध राजा का अंतिम शासक कौन था? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह वह अवध का अंतिम और 10वां नाम था। खास महल के नाम से उसकी पत्नी आलम आरा थी, जो अपनी सुंदरता के कारण खास महल के नाम से भी जाने जाते। मोहम्मद खानम वाजिद अली शाह की दूसरी पत्नी थी। सादत अली खां प्रथम। वजीर अली खां। विलय दुर्गापुर रौकेला द्वितीय पंचवर्षीय योजना में था। सार्वजनिक क्षेत्र के विकास और औद्योगिकरण द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मुख्य लक्ष्य थे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत भिलाई, दुर्गापुर और रौकेला इस्पात मिलों का विकास किया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951। हाँ प्रथम पंचवर्षीय योजना को 1951 में प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर विशेष ध्यान देने के साथ शुरू किया गया। थोड़े संशोधन के साथ हेराल्ड डोमर मॉडल प्रथम पंचवर्षीय योजना की नींव रखी। जवाहरलाल नेहरू ने योजना के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और गुलजारीलाल नंदा ने उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। तृतीय पंचवर्षीय योजना की कृषि और गेहूं के उत्पादन वृद्धि पर जोर दिया, लेकिन 1962 में भारत चीन युद्ध ने आर्थिक खामियों को उजागर किया और भारतीय सेना रक्षा क्षेत्र के ध्यान किया। 1965-1966 में भारत पाकिस्तान की युद्ध हुआ। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को अधिक आर्थिक धन शक्ति केंद्र प्रवृत्ति पर लौटने का कारण बन दिया।